नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उपन्यास गौरा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सावन महीना, प्रभात काल। वर्षा के दिन होने पर भी बादल बिखर गए हैं और कलकत्ता नगर पर निर्मल धूप फैल गई है। रास्तों पर गाड़ी घोड़ों का आना जाना जारी है। जिन्हें ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाना है, उनके लिए रसोई तैयार करने की चेष्टा में रसोई घरों से धुआं उठने लगा है। फेरीवालों का स्वर सुनाई पड़ने लगा है। तभी इतने बड़े कामकाजी और कठोर हृदय कलकत्ता नगर के सैकड़ों रास्तों एवं गलियों के भीतर सुनहरे प्रकाश की धारा सबको एक अपूर्व यौवन प्रवाह में बहाए लिए जा रही है। ऐसे दिन भी कोई काम न होने के कारण विनय भूषण को फुर्सत थी और वे अपने डेरे की दूसरी मंजिल के बरामदे में अकेला खड़ा होकर रास्ते की भीड़ को देख रहा था। विनय कॉलेज की सब परीक्षाएं पास कर चुका है, पर अभी उसने संसार में प्रवेश नहीं किया है। सभा समिति चलाने और समाचार पत्रों में लेख लिखने की ओर उसका झुकाव है, किंतु इन कार्यों में भी उसे पूर्ण संतोष नहीं मिल पाता है। उसका मन नहीं भरता। आज क्या करना चाहिए, इस बात को सोचकर भी वे कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था। उसी समय उसने सुना कि एक बैरागी एक दुकान के सामने खड़ा होकर गाना गा रहा है। खचार भीतर ऐचिन पाखी केमने आज से जाए, धरते पाले मनोवेदी दित्यम पाखीर पाया। विनय के मन में आया कि बैरागी को बुलाकर ये गीत लिख ले, किंतु जैसे वैशाख की रात के अंतिम पहर में कुछ ठंड लगने पर भी कपड़ा ओढ़ते नहीं बनता, वैसे ही इच्छा रहने पर भी आलस्य के कारण वैरागी को न बुला सका। इतने में ही उसके घर के सामने एक किराए की घोड़ा गाड़ी से किसी रईस की जोड़ी टकरा गई। किराया गाड़ी की छत की परवाह किए बिना जोड़ी आगे बढ़ गई। विनय झट नीचे पहुंच गया। देखा कि गाड़ी से 17-18 साल की एक लड़की बाहर निकल रही है और भीतर फंसे एक अधेड़ सज्जन निकलने की कोशिश कर रहे हैं। विनय ने हाथ का सहारा देकर उन भद्र पुरुष को बाहर निकाला, पर बाहर निकलते निकलते वे बेहोश होने लगे। तब विनय उन्हें पकड़कर अपने घर ले आया और उन्हें बिछौने पर लिटा दिया। लड़की मुंह पर पानी के छींटे देने और पंखा करने लगी। उसने विनय से कहा, यदि आप कोई डॉक्टर बुला सकें तो बड़ी कृपा होगी। विनय के घर के पास ही एक डॉक्टर रहते थे। उसने उन्हें बुला लाने के लिए नौकर को भेज दिया। कमरे में टेबल के ऊपर एक बड़ा आईना रखा था। विनय उस युवती के पीछे खड़ा होकर आईने में उसके मुंह के प्रतिबिंब को एकटक देखने लगा। विनय ने बचपन से ही कलकत्ता में किराए के घर में रहकर पढ़ना लिखना सीखा है। संसार के साथ उसका परिचय केवल पुस्तकों का परिचय है। अपरिचित भले घर की बहू बेटियों से उसका कभी परिचय नहीं हुआ था। आईने में उसे लगा कि मुंह बड़ा सुंदर है। इस मुखमंडल के हर पहलू को देखने की जानकारी अभी उसके नेत्रों को ना थी। केवल उस घबराए हुए स्नेह भार से वृद्ध की ओर झुके हुए तरुण मुख की कोमल उज्ज्वलता भर विनय देख सका, और वहीं उसे सृष्टि की एक नवीन आश्चर्य सी जान पड़ी। कुछ देर बाद वृद्ध ने आंखें खोल दी और पुकारा, बेटी। लड़की की आंखों से आंसू छलक आए। उसने झुककर करुण स्वर में पूछा, बाबूजी, आपको कहाँ चोट लगी है? हैं? मैं कहाँ हूँ? कहकर वृद्ध ने उठने की चेष्टा की। तब विनय ने सामने आकर कहा, आप उठे नहीं, लेटे रहें, डॉक्टर आते ही होंगे। अब वृद्ध को घटना की याद आ गई। इसी समय डॉक्टर भी आ गए और परीक्षा करने के बाद बोले, डर की कोई बात नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। थोड़े से गर्म दूध में जरा सी ब्रांडी मिलाकर पिला देने को कहकर डॉक्टर चले गए। उनके जाते ही वृद्ध संकुचित और व्यग्र हो उठे। लड़की ने उनके मन का भाव समझकर कहा, बाबूजी आप चिंता न करें, डॉक्टर की फीस और दवा के दाम घर जाकर भेज देंगे। इतना कहकर लड़की ने विनय की ओर देखा। आहा, कैसी विचित्र आँखें हैं। वे बड़ी हैं या छोटी, काली हैं या भूरी, ये सब कुछ मन में ही नहीं आता। देखते ही जान पड़ता है कि उनमें एक असंदिग्ध प्रभाव है। उनमें संकोच नहीं है, द्विधा नहीं है। वे एक स्थिर शक्ति से पूर्ण हैं।
वृद्ध ने कहा, मुझे ब्रांडी की ज़रूरत नहीं है। जो कमजोरी आ गई है वे गर्म दूध पीने से दूर हो जाएगी। थोड़ी देर में स्वस्थ होने पर विनय ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। चलते समय वृद्ध ने पूछा, आपका क्या नाम है? विनय भूषण चट्टोपाध्याय। वृद्ध ने कहा, मेरा नाम परेश चंद्र भट्टाचार्य है। पास ही 78 नंबर के मकान में रहता हूँ। फुर्सत मिलने पर कभी मेरे घर पधारिए, मुझे प्रसन्नता होगी। लड़की ने विनय की ओर आंखें उठाकर चुपचाप इस अनुरोध का समर्थन किया। विनय तो उन्हीं के साथ चला जाता, किंतु ऐसा करना शिष्टता के अनुरूप होगा या नहीं, ये निश्चय न कर सकने के कारण खड़ा रह गया। अभिवादन करना भी भूल गया। घर लौटने पर उसे लगा कि उसके व्यवहार में शुरू से आखिर तक असभ्यता ही प्रकट हुई है। कमरे में लौट कर देखा कि जिस रुमाल से लड़की ने व्रत का मुंह पोंछा था, वे बिस्तर पर पड़ा है। उसने चटपट उसे उठाकर रख लिया। उसके मन के भीतर वही बैरागी का गीत गूंजने लगा। दिन चढ़ चला। वर्षा की धूप तेज हो गई। सड़कों पर गाड़ियों का तांता लग गया, किंतु विनय किसी भी काम में मन न लगा सका। सड़क की ओर दृष्टि गई तो उसने देखा कि 7-8 वर्ष का एक लड़का उसके घर के सामने खड़ा घर का नंबर देख रहा है। विनय झट नीचे उतर गया और लड़के को अंदर लाकर बिठाया। लड़के ने कहा, दीदी ने मुझे भेजा है। इतना कहकर विनय के हाथ में एक लिफाफा दे दिया। विनय ने देखा कि ऊपर साफ अंग्रेजी अक्षरों में उसका नाम लिखा है। भीतर कोई चिट्ठी ना थी, केवल कुछ रुपए थे। लड़का जाने को तैयार हुआ, परंतु विनय ने उसे नहीं छोड़ा। वे प्रेम से उसका हाथ पकड़कर दूसरी मंजिल के अपने कमरे में ले गया। लड़के ने वहां दीवार पर लगे एक चित्र को देखकर पूछा, वे किसका चित्र है? विनय, मेरे एक मित्र का। आपके मित्र कौन है? विनय हंसकर बोला, तुम उन्हें नहीं जानते। उनका नाम गौर मोहन है, पर हम लोग उन्हें गौरा कहकर पुकारते हैं। बचपन से ही हम लोग साथ पढ़े हैं। अब भी पढ़ते हैं? नहीं, अब नहीं पढ़ते। सब पढ़ चुके? हाँ। फिर विनय ने धीरे धीरे लड़के से पूछकर जान लिया कि उसका नाम सतीश चंद्र मुखोपाध्याय है। परेश बाबू इन लोगों के पिता नहीं हैं, पर उन्होंने दोनों भाई बहनों को लड़कपन से ही पाला है। बहन का नाम पहले राधा रानी था। परेश बाबू की पत्नी ने बदलकर सुचरित्रा कर दिया। थोड़ी देर बाद विनय बालक को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा आया। लौटकर फिर सिरनामे वाला लिफाफा निकाला और अक्षरों की ओर देर तक देखता रहा। फिर रुपयों सहित उस लिफाफे को बड़ी हिफाजत से बक्स में रख दिया और असमय में भी उन रुपयों को खर्च करने की संभावना नहीं रही। दोस्तों, इस प्रकार गौरा कहानी का भाग 1 समाप्त होता है। मैं आपके समक्ष जल्द ही गौरा कहानी उपन्यास का भाग 2 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।